तो हे एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन टू अ पैरेलल वर्ल्ड इमॉर्टल लॉन्गिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये पार्ट शुरू करने से पहले मुझे आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करनी है, जिसमें से पहली तो मैं अभी शेयर कर दूंगी, और जो बची हुई 2-3 चीज़ें हैं, मतलब 1-2 चीज़ें हैं, वो चैप्टर के एंड में। तो पहली चीज़ ये है, जैसा कि आप सब में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे कि ईज़न वर्स फीस्ट चल रहा है, और इस बार जून मंथ का टॉपिक है क्राइम थ्रिल। और हमारी ये जो गिल्ड है, ये भी क्राइम थ्रिल ही है। तो इसी वजह से मैंने बबल दीदी से पूछने के बाद ही गिल्ड का ये वाला पार्ट, क्योंकि यही ऑनगोइंग में था, हाँ, तो मैंने गिल्ड का ये वाला पार्ट एज अ पार्टिसिपेशन रख दिया है ईज़न वर्स्ट फीस्ट जून मंथ के लिए। तो इसी वजह से इसमें ये जो थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिख रहे हैं, यही मेन वजह है। और बाकी के हमारे वो सारे नए लिसनर्स जो आज हमें पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर हो सके तो गिल्ड के पहले चैप्टर से सुनना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा और आप गिल्ड के सीरीज को और ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। बाकी तो मर्जी आपकी है, जैसा आपको ठीक लगे। तो बस बाकी की आज की बात यहीं तक रखते हैं और शुरू करते हैं हमारे आज का पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं तैयार हूँ। मैं सब कुछ करूँगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। गलती कुछ नहीं थी, बस उसे एक रैंडम एजेंट चाहिए था और शिकार तुम बन गए। सो मिस्टर लानवांग इबो, आर यू श्योर कि आपका हस्बैंड मर्डरर है? जी ऑफिसर, वी शाओजन मर्डरर है। इसी ने मेरे मॉम डैड को मारा है। ही इज अ क्रिमिनल, अरेस्ट हिम। जैसे मैंने सफर किया है, अब तुम्हारी बारी। तुमने सबको रुलाया, मुझे रुलाया, तुम्हारी बारी, तुम रो। मिस्टर वी शाओजन, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको हमारे साथ चलना होगा। I was not born as a sinner, my love, but you made me like this. And now you know what? अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी मेरी हर चीज़ की, मेरे हर एक्शन की, माय डार्लिंग। You want me to feel guilty? But trust me, my whole soul, love, my heart, my darling, I won't. I'm not guilty. I'm not guilty for any of my doing. Not before, not now, or not in future too. Hope we meet in hell soon. Goodbye. वांगशन मेंशन। ईबो ने अपनी कार आहिस्ता से पोर्च में रोकी। इंजन बंद होते ही चारों ओर सन्नाटा गूंज उठा। वो एक गहरी सांस लेता है। अंदर जाने का आज उसका कोई मन नहीं है, पर फिर भी भारी कदमों के साथ वो घर के अंदर दाखिल हो ही गया। पर जैसे ही दरवाजा पार किया, एक अजीब सी ठंडक उसकी रूह तक उतर गई। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। ना कोई रोशनी, ना कोई हलचल, ना कहीं किसी ओर से किसी की हंसी की आवाज, ना ही उसकी मौजूदगी का एहसास। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई घर नहीं, सिर्फ एक खाली खोल हो, बिना जान के, बिना आत्मा के। वो फैमिलियर खाने की खुशबू जो अक्सर घर में लौटने पर सुकून देती थी, वो भी आज कहीं नहीं थी। पहले जहाँ लौटने पर उसे अपनापन और गर्माहट मिलती थी, आज वहाँ सिर्फ वीरानगी और सन्नाटा था। वो हमेशा से चाहता था कि अपने मॉम डैड के साथ, भाई के साथ, जान के साथ
एक हैप्पी फैमिली जिए। पर देखो, मॉम डैड भी चले गए और उसकी गलतियों की वजह से उसने जान को भी खो दिया, और अब बचा है सिर्फ वो और उसका भाई, उस बड़े से सुनसान से महल में अकेला, जो अब किसी भी एंगल से घर तो नहीं लगता। ईबो का दिल कसक उठा, तीस सी उठी। इतना खामोश, इतना अकेला वो पहले कभी नहीं था। इतना खामोश, इतना खाली, इतना अकेलापन उसे पहले कभी नहीं लगा था। मॉम डैड के जाने के बाद ये आज दूसरी बार था जब उसे लगा वो सचमुच अकेला है। तब जान था उसके साथ, उसका सहारा, उसकी ताकत। पर अब तो वो भी नहीं है, खुद उसकी गलतियों की वजह से। उसने एक गहरी सांस ली, मानो खुद को संभालना चाह रहा हो, लेकिन उसके भीतर जो तूफान था वो अब ज्यादा देर तक थम नहीं सकता था। वो लिविंग रूम में दाखिल होता है। वो वहां के हर एक कोने को ऐसे देख रहा था कि जैसे वो किसी की परछाई को ढूंढ रहा हो। उसकी आंखें आज वो उस एक चेहरे को तलाश रही थी जिससे वो आज जुदा है। उसके कान आज उस एक आवाज के लिए तरस रहे थे जो कभी उसका नाम लेकर उसे पुकारती थी। उसकी बाहें उस एक जिस्म को महसूस करना चाहती थी जिसको उसने एक वक्त पर अपना सब कुछ माना था। जान, जान। उसके होठ मुश्किल से हिले पर आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक अधूरी पुकार उठी जो उसके दिल में ही घुट गई। ईबो का दिल बस इधर उधर उस एक शख्स को ढूंढ रहा था, जैसे कोई मरता हुआ इंसान अपनी जिंदगी को ढूंढता है। उसे पता था कि वो शख्स अब नहीं दिखेगा, पर फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और मेंशन के हर एक कोने को बस देख रहा था। पर तभी वक्त जैसे थम सा गया हो। एक जानी पहचानी सी मधुर आवाज उसके कानों में गूंजी। सामने से वही मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। जान, उसकी वही प्यारी सी मुस्कुराहट, वही गर्म नजरें। जान धीरे धीरे उसके पास आता है और सीधा उससे बोलता है, ईबो, ईबो तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से लाइब्रेरी में ढूंढ रहा था। अच्छा बताओ, ये कैफे का डिजाइन कैसा लग रहा है? मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था। अच्छा है ना? ईबो की आंखें चमक गई और साथ ही भर भी आई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो और कुछ सोच ही नहीं पाया, बस जल्दी से पलक झपकते ही उसने जान को अपनी बाहों में भर लिया। उसके लब कांपने लगे। वो बिल्कुल वैसे ही रोते हुए अपनी टूटी आवाज में उससे बोलता है, आ गए जान, तुम आ गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मुझे पता था तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते। तुम भी मुझसे प्यार करते हो जैसे मैं करता हूँ। मुझे पता था। थैंक यू, तुम आ गए जान। प्लीज अब मुझसे दोबारा दूर मत जाना। हम मुझसे कभी दोबारा दूर मत जाना जान। हम मुझसे कभी दोबारा दूर मत जाना। मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा जान। प्लीज, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं नहीं रह पाऊंगा। I need you जान, I need you। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे उस वक्त बात करनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ मैंने उस वक्त बहुत गलत किया। बुरा इंसान हूँ जान, पर तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे हो। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा था जान। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था। मैं समझ ही नहीं पाया मैं क्या कर रहा हूँ। बस कर दिया। तुम जानते तो ना मैं कैसा हूँ। I'm sorry जान, I'm sorry। मैं नहीं समझ पाया, पर तुम हो ना,
मेरे समझदार हस्बैंड, बस तुम समझते रहो और बस मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना जान। प्लीज मुझसे झगड़ लेना, मुझसे लड़ लेना, मुझे मारना, मुझे सजा देना, जो करोगे मुझे सब मंजूर है, हर एक चीज मेरी सराखों पर। पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना ना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच सन, आई लव यू so much. I can't live without you. I can't live without you, son. I'm really sorry, my love. I'm really sorry. I'm really sorry. Zan, I'm so. Zan. उसकी आवाज हिचकियों में बदल रही थी। वो और कुछ कहने वाला था कि उसके होश उड़ गए। जान तो उसकी बाहों में था ही नहीं, वो उसकी बाहों में था ही नहीं, वो वहां उसकी बाहों में नहीं था। जान कहाँ गए तुम? ये कैफे का डिजाइन जान, मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था। अच्छा है ना, अच्छा है ना। जान वो उसकी बाहों में था ही नहीं, वो वहां उसकी बाहों में नहीं था। जान कहाँ गए तुम? जान इबो इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगता है और रोते हुए उम्मीद भरी आवाज में उसे बुलाने लगता है, जैसे जान अभी यही कहीं है, बस भाग गया है, जब भी तुरंत वापस आ जाएगा। इबो बुलाएगा और वो वापस आ जाएगा। वो बिल्कुल वैसे ही बुला रहा था, उससे माफी मांग रहा था, उसे कह रहा था कि प्लीज उसे छोड़कर मत जाओ, उसे कोई भी सजा दो, उसे कुछ भी कर लो, चाहे तो उसे मार डालो, पर उसे इस तरह से मत मारो, उसे छोड़कर मत जाओ। जान प्लीज बेबी, डोंट डू दिस टू मी, डोंट डू दिस टू मी बेबी, प्लीज प्लीज डोंट। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ जान, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मुझे माफ कर दो जान, मुझे मारो, मुझे सजा दो, मुझे जो करना है करो, प्लीज मुझे माफ कर दो जान, वापस आ जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं पागल हो जाऊंगा जान, मैं पागल हो जाऊंगा, वापस आ जाओ जान, आ जाओ प्लीज, वापस आ जाओ। आ जाओ। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. उसकी आवाज अब बिखर चुकी थी, जैसे कि उसकी उम्मीद बिखर चुकी थी। वो वही जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, जमीन से टिककर बैठ गया, अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। इस बार वो जितना भी बुला रहा था, जितना भी बुला रहा था, पर जान कहीं से नहीं आ रहा था। वो हो तब तो वो आए ना। वो धीरे धीरे टूटता जा रहा था, कमजोर पड़ता जा रहा था, उसकी उम्मीदें धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। फरजान वो अभी भी कहीं से नहीं आ रहा था, वो फूट फूट कर रोए जा रहा था। रोते रोते वो और भी ज्यादा बिखर जाता है, अपने सर को पीछे दीवार से टिका लेता है, उसको पीछे दीवार से ही जोर जोर से हिट करने लगता है, जैसे कि वो तड़प रहा हो, जैसे वो तड़प रहा हो। वो सब उसका इल्यूजन था, नहीं इल्यूजन, जान उसके पास था, जान उसके पास था, पर अब नहीं है। उसे उसकी फैमिली चाहिए, उसे उसकी वो पुरानी हंसती हुई खेलती हुई फैमिली चाहिए, उसे सब कुछ वापस चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए, पर उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कैसे रहूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? वो कैसे रहे, कहाँ जाए, क्या करे? उसके मन में बस यही सवाल गूंज रहे थे।
उसे जान चाहिए था, उसे उसके मॉम डैड चाहिए थे, उसे उसकी प्यारी सी दुनिया वापस चाहिए थी। लेकिन अब वो कुछ भी उसके पास नहीं था, सिवाय अकेलेपन और पछतावे के। वो रो रहा था और बस रो ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास होता है। जान जान। वो अपनी भीगी हुई पर होपफुल आइज से ऊपर देखता है, इस उम्मीद से कि जान होगा। और एक बार फिर उसकी उम्मीद वैसे ही टूट जाती है, क्योंकि वो शख्स उसका जान नहीं था, बल्कि वो फैंशिंग था, उसका छोटा भाई। फैंशिंग स्कूल के इवेंट के बाद अपने दोस्त के घर गया था और वो आज सुबह ही लौटा है। वो जैसे ही आता है, वो घर में अपने दोनों गगा को ढूंढता है, पर दोनों में से कोई नहीं दिखते उसे, जिससे वो सोचता है कि उसके दोनों गगा अपने अपने काम पे गए होंगे। इसीलिए वो भी बस अच्छे बच्चे की तरह इंतजार कर रहा था। पर अब जब वो ईबो की गाड़ी की आवाज सुनता है, तो वो नीचे आता है ये सोचकर कि उसके दोनों गगा वापस आ गए होंगे। पर नहीं, उसके दोनों गगा नहीं आए थे, सिर्फ उसके एक ही गगा आए थे, ईबो गगा आए थे। वो भी इस समय इस हालत में है, इस अजीब सी हालत में रो रहे हैं, जिसको देखकर वो ईबो के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, अपनी बिल्कुल वही धीमी और नर्म सी आवाज में, गगा, आप ठीक हो? आपको क्या हुआ है? आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? और जान गगा कहाँ है? मैं जब से फ्रेंड के घर से आया हूँ, मुझे कोई नहीं दिखा। जान गगा भी नहीं दिखे, आप भी नहीं थे। सब ठीक तो है ना गगा? जान गगा ठीक तो है ना? जान गगा भी नहीं है, आप भी नहीं थे। कहाँ गए जान गगा ईगा? वो कब आएंगे? फैंशिंग के ये मासूम सवाल। फैंशिंग के सवाल से ईबो शांत हो गया था। वो क्या बोले फैंशिंग को? क्या जवाब दे उसे? क्या वो ये बोल दे कि उसकी गलतियों की वजह से उसके गगा को उसकी मॉम लेके चली गई, या फिर वो सीधा बोल दे कि उसने जान को गुस्से में जेल भेज दिया था और अब शायद या फिर दिलासा दे कि उसके जानगा उसके पास वापस आ जाएंगे, जो कि अभी उससे भी नहीं पता कि वो आएगा भी या नहीं, क्योंकि वो जानता है जान की मॉम को। वो उसकी मॉम से बात करके आ रहा है अभी कुछ देर पहले, इसीलिए उसके अंदर डर है और वही डर उसे खाए जा रहा है। पर वो ये बात फैंशिंग को कैसे समझाए? क्या समझाए उसे? पर समझाना तो पड़ेगा ही ना। वो सामने खड़ा होपफुल आइज में उसे देख रहा है, इसीलिए ईबो अपने आंसुओं को पोंछता है और बस थोड़ा सा उठकर अपने घुटनों पर बैठकर बस उसे गले से लगा लेता है, और वैसे ही गले लगाए हुए ही उसे समझाते हुए बोलता है, कुछ नहीं हुआ शिंगशिंग, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, समझे? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जानगा भी बिल्कुल ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, सब बहुत अच्छे हैं। और तुम्हारे जानगा का अपने घर गए हैं, उनकी मॉम उन्हें किसी काम की वजह से लेके गई है। जब वो काम खत्म हो जाएगा तो मैं खुद जाकर जानगा को वापस लेके आऊँगा। तुम्हारे जानगा तुम्हारे पास ज़रूर वापस आएंगे। आखिर वो अपने छोटे से शिंगशिंग से प्यार जो इतना करते हैं, है ना? पक्का ना गगा? जानगा वापस आ जाएंगे ना? वो हमारी मॉम की तरह हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? फैंशिंग अपनी मासूमियत भरी डरी हुई आवाज में बोलता है, जिसको सुनकर ईबो उसको उस टाइट हक से रिलीज करते हुए, उसके सर पर हाथ फेरते हुए, उसके चिक्स को कप करते हुए, उसे प्यार से दिलासा देते हुए समझाता है, नहीं शिंगशिंग, तुम्हारे जानगा आएंगे, ज़रूर आएंगे, और मैं उन्हें लेकर आऊँगा। तुम बस उनका इंतज़ार करना। वो अपने शिंगशिंग से ज़रा भी दूर नहीं रह सकते, इसीलिए वो अपने शिंगशिंग के पास ज़रूर आएंगे। तुम ज़रा भी चिंता मत करो डीडी, और चलो, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। तुम्हें कल स्कूल भी जाना है ना? चलो लेट्स गो, मैं तुम्हें सुला देता हूँ।
इसके बाद ईबो फेंशिंग को उसके कमरे में ले जाता है उसको सुलाने के लिए, और कुछ देर बीतने के साथ फेंशिंग सो भी जाता है। तो ईबो अपने कमरे में वापस आने लगता है। ईबो जैसे ही अपने रूम का डोर खोलता है उसे फिर से वही वाली फीलिंग आती है, अजीब वाली, जान को मिस करने वाली, जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसे वो इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाता। I can't, I can't, I can't, I can't take it anymore. मुझे वो वापस चाहिए। I want him back. Anyhow, I want him back. मुझे वो वापस चाहिए। और इतना बोलते ही वो नीचे आता है, टेबल से कार की चाबी उठाता है और बस बिना पीछे मुड़े मेंशन से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जान अपने रूम में सो रहा था और क्रिस्टल भी वही जान के बगल में बेड से टिक कर लेटी हुई थी, और ल्यूमिन वो अपने कमरे में वापस चले गए थे सोने के लिए। हाँ, उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जान यहाँ ठीक नहीं है, पर क्रिस्टल ने कहा कि आप जाके आराम कर लीजिए, तो बस इसीलिए वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए अपने रूम में वापस आ गए थे। इस वक्त लगभग रात के 12 बज रहे थे। बीजिंग सिटी। रात के 12 बजे बीजिंग सिटी का ये इलाका गहरे सन्नाटे में था। इस वक्त बाहर सिर्फ वही लोग घूम रहे थे जिन्हें रात और अंधेरे से लगाव है, या फिर वो लोग जिन्होंने रात का अपना अलग ही मकसद बना लिया है। उन्हीं में से एक शख्स था जो इस वक्त कॉलिंग पर था और होटल के रूम से बाहर आ रहा था अपनी पैशनेटेड सी नाइट बिताने के बाद। वो शख्स उस अपोजिट एंड वाले से बोलता है। हाँ, उस केस पर फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, पर उस लड़के की कंप्लेंट वापस नहीं हुई है। अगर वो दोषी साबित हो जाता है तो हम लोग जीत जाएंगे, पर हाँ, केस उस कैप्टन के हाथ में है और वो उस लड़के का दोस्त है। इसीलिए हमें अपना हर एक कदम फूक फूक कर रखना होगा, नहीं तो हम फंस भी सकते हैं। एक गलती और सारा बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा। एक गलती और खेल खत्म। इस शख्स के बोलने के बाद अपोजिट एंड से कोई जवाब आता है, जिसे सुनकर यह शख्स फिर से बोलता है। अच्छा ठीक है, सुन लिया मैंने। अगर तुम्हें वो कैप्टन मजाक लग रहा है ना, तो तुम ही उसे झेलना और मुझे इन सबसे जितना हो सके उतना दूर रखना। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ, मुझे और भी काम है। इतना बोल के ये शख्स वो कॉल काट देता है और फिर से वापस वही बाहर की ओर जाने लगता है। वहीं ईबो भी अपने मेंशन से निकलने के बाद अपनी डेस्टिनेशन यानी कि जान के घर के बाहर पहुंच गया था, पर अंदर जाकर जान को देखने की हिम्मत वो अभी भी नहीं जुटा पा रहा था। इसीलिए वो बस अभी वहीं बाहर ही खड़ा हुआ था। ईबो अपने सर को कार की सीट के हेडबोर्ड से टिकाकर अपनी नजरों को ऊपर जान के रूम की खिड़की की तरफ बिछाए हुए था। उसे उम्मीद थी कि शायद जान उसे महसूस कर पा रहा होगा। गुड नाइट माय लव, हैव अ पीसफुल स्लीप। और ऐसे ही उस खिड़की की ओर देखते देखते वो वहीं जान के घर के बाहर कार में ही अपनी पूरी रात गुजार देता है। और फाइनली सुबह भी अब हो गई थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे बीजिंग शहर के हर कोने में फैल रही थी। वहीं शाव हाउस में भी ल्यूमिन ने अपनी आंखें खोल दी थी। वो सुबह वॉक पर जाने के लिए उठ गए थे। वो बेड से उठकर अपने साइड की विंडो के पास जाते हैं और बाहर का नज़ारा देखने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि बाहर एक ग्रे कलर की कार खड़ी हुई है, और उनके लिए ये पहचान पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि ये कार किसकी है। इसीलिए वो बिना कुछ सोचे बस रूम से निकलते हैं और बाहर उस कार के पास आ जाते हैं और उस कार के विंडो के शीशे पर नॉक करते हैं, जिससे ईबो की नींद जो कच्ची ही थी वो खुल जाती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, सामने ल्यूमिन यानी कि अपने फादर इन लॉ को देखता है। जान के डैड को खड़ा पाता है, जिससे वो तुरंत ही कार की गेट खोलता है और बाहर आता है और एक ही सांस में माफी मांगते हुए जान के बारे में पूछता है। डैड, डैड, जान कैसा है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? प्लीज बताइए ना, वो ठीक तो है ना? प्लीज डैड बताइए ना, वो कैसा है? वो बेहोश हो गया था, अब होश हाथ हो गया ना उसे?
उसने मेरे बारे में कुछ पूछा, उसने कुछ कहा, उसने कुछ खाया, उसने कुछ खाया भी या नहीं डैड? प्लीज़ डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से जान को सफ़र करना पड़ा। मैं सच में बहुत गिल्टी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बस अपने गुस्से में, खैर उस बारे में बात नहीं करनी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं बन पाया, मैं आपके बेटे के लिए एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं बन पाया। मैं आपके बेटे को खुश नहीं रख पाया डैड, मैं जान को खुश नहीं रख पाया। मैं ना ही जान के लिए अच्छा हस्बैंड बन पाया और ना ही कोई अच्छा सन। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ईबो इतना बोलते बोलते ल्यूमिन के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है, रोने लगता है और अपना सर नीचे झुका लेता है, जिस पे ल्यूमिन जो वहीं खड़े ईबो को देख रहे थे वो उसे उठाते हुए बोलते हैं, ईबो उठो, उठ के खड़े हो। देखो बेटा, जो होना था सो हो गया। इसमें ना ज्यादा गलती तुम्हारी थी और ना ही जान की। हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं ईबो, जिसमें हम में से किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या कर रहे। क्रिस्टल भी जान को लेके आई है, पर मैं उसे भी दोष नहीं दे सकता क्योंकि वो उसकी माँ है। खैर, मैं बस इतना कहूँगा कि समय पर भरोसा रखो। सही समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। समय सब सही कर देगा ईबो। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और तुमसे भी यही कहूँगा कि अपनी उम्मीद मत छोड़ो। लड़ो अपने प्यार के लिए, अपने लिए, अपनी शादी के लिए, जान के लिए। और हाँ, खैर जान अभी ठीक है और क्रिस्टल उसके साथ ही है। तुम भी अब घर जाओ, क्योंकि अगर क्रिस्टल ने देख लिया तो बात फालतू का बढ़ जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। इसीलिए घर जाओ। कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। और डैड, बस एक बार, प्लीज बस एक बार मुझे जान को देख लेने दीजिए प्लीज। ईबो ल्यूमिन से बस जान को एक बार देखने के लिए, उससे मिलने के लिए मांग करता है, और ल्यूमिन उसको मना करते हुए बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही होगी, पर अभी मुझे माफ कर दो ईबो। मैं अभी जान को तुमसे नहीं मिला सकता। बात को समझो और अभी जाओ। मैं कोशिश करूंगा जान को एक बार तुमसे मिलवाने की, पर अभी नहीं। अभी तुम जाओ। पेंशिंग घर पे अकेला होगा ना, उससे भी तुम्हारी जरूरत होगी। अभी जाओ यहाँ से। ल्यूमिन की बात ईबो ना चाहते हुए भी बस मान जाता है, क्योंकि उसे मानना ही पड़ता है, और उदास मन से ऊपर जान के रूम की खिड़की की तरफ देखता है और फिर वापस से नीचे जमीन की तरफ। ठीक है डैड, मैं जा रहा हूँ, पर प्लीज जान का ख्याल रखिएगा। जिस पे ल्यूमिन भी हामी में सर हिलाते हुए नोट करते हैं, और फिर ईबो भी वापस अपनी कार में बैठता है और वांगशिन मेंशन के लिए निकल जाता है। ल्यूमिन भी ईबो को वहां से जाते हुए देख रहे थे, और फिर वो भी ऊपर जान के रूम की खिड़की की तरफ देखते हैं, और फिर बस सीधा मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। वही ऊपर जान भी अब फाइनली अपनी नींद से जाग गया था, और बेड से उतरकर वो भी वहीं अपनी खिड़की के पास खड़ा हुआ था, फ्रेश एयर के लिए, बाहर के व्यू के लिए। जिस खिड़की के बाहर ईबो और ल्यूमिन बात कर रहे थे, उसने वो सब देखा जो भी ईबो और उसके डैड बात कर रहे थे। जान उसको देखता जरूर है, पर बस बिना कुछ बोले खिड़की के पास से चला जाता है फ्रेश होने के लिए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, बीजिंग, चाइना। जोचेंग पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करता है और ब्यूरो के अंदर जाने लगता है। वहां मौजूद उससे जितने भी जूनियर ऑफिसर्स थे वो सब उसको रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं, जिसका जवाब भी चैंग नोट करते हुए देता है और अंदर अपने केबिन में जाने लगता है। वहां जाते जाते वो बोविन को भी केबिन में रिपोर्ट करने के लिए कहता है, जिस पे बोविन हामी भरता है और चैंग के पीछे पीछे वो भी अंदर उसके केबिन में जाने लगता है। बोविन के केबिन में पहुंचते ही चैंग, जो भी अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहा था, वो उससे पूछता है, उस एजेंट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? यस कैप्टन,
आ गई है। उस एजेंट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसकी डिटेल्स, कॉल लॉग, हर एक जानकारी मुझे जल्द से जल्द मेरे टेबल पे चाहिए। पता लगाओ कि उस एजेंट का जान और ईबो से क्या संबंध है। उसने ये फेक वीडियो क्यों बनाई थी? जी कैप्टन। और हाँ, जो रोड साइड सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोला था वो मिला? अगर नहीं मिला तो इस वीडियो से उस ट्रक का नंबर प्लेट निकालो और उसको चेक करो। डिटेल्स निकालो सारी उस ट्रक की। उसकी डिटेल्स निकलवाओ और देखो कि ये ट्रक किसकी है। और अगर फिर भी कुछ ना मिले तो हो सके तो एरिया की हर सीसीटीवी कैमरे से उस रात की डिटेल्स निकालने की कोशिश करो। पता करो कि उस रूट से उतने घंटों के बीच में कितनी ट्रकें गुजरी हैं वहां से और उनके ड्राइवर कौन थे। हमें कैसे भी करके उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढना है। हमारा मेन टारगेट वो ट्रक ड्राइवर है। वो इस केस को सॉल्व करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट की है। हमें उसे कैसे भी करके ढूंढना ही होगा, समझे? नाउ लीव। चैंग के कमांड देने के बाद गोविंद केबिन से बाहर आ जाता है और अपने काम में लग भी जाता है। वहीं चैंग उसके जाते ही खुद में ही कुछ सोचते हुए बोलता है, मुझे कुछ भी करके उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानना है। और शायद जान से बढ़िया मुझे इस बारे में कोई नहीं बता पाएगा। शायद मुझे जान से ही पूछना पड़ेगा। पर जान क्या अभी ठीक होगा? क्या वो मुझे बताएगा? ओह जान, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। देखता हूँ पूछकर, शायद बता दे। उम्मीद है कि कम से कम वो अपने बचपन के दोस्त से ही बात शेयर कर दे। देखता हूँ। चैंग बोलता है और अपने हाथ में लगी उस हैंड वॉच में टाइम चेक करता है और फिर अपनी चेयर से उठता है और केबिन से बाहर निकल जाता है और फिर ब्यूरो से बाहर जाने लगता है। वहीं जिशुआन जो चैंग को जाते हुए देखता है वो अपने जूनियर से कंफ्यूजिंगली बोलता है, अरे जस्ट अभी तो आए थे कैप्टन, अब कहाँ जा रहे हैं? जिस पे वो जूनियर कहता है, शायद कुछ केस से ही रिलेटेड होगा। देखो वापस आएंगे तो ही पता चलेगा। तो हमें भी अपना काम करना चाहिए। इसके बाद जिशुआन वापस से अपना काम करने में लग जाता है। वांगजान स्टूडियो। इबो इस वक्त अपने स्टूडियो में बैठा था। दरअसल ल्यूमिन के भेजने के बाद इबो का घर लौटने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वो बस फेंशिंग को स्कूल भेजने के बाद सीधा अपने स्टूडियो आ जाता है और अभी इस वक्त अपने स्टूडियो में बैठा हुआ है, वो भी बिना मन के, क्योंकि इस वक्त उसका किसी भी काम में कोई मन नहीं लग रहा था। बस यही कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। वो सोचे जा रहा था जैसे कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि जान ने उसे कुछ नहीं बताया। क्या बात सिर्फ गिल्ट की है या फिर कुछ और भी है जो उसे नहीं पता है। मिस्टर शाओ ने बोला था कि उन दोनों की शादी से पहले ही जान किसी बात को लेकर थोड़ा डरा हुआ सा रहने लगा था, पर क्या बात थी ये किसी को नहीं पता था। पर क्या वजह हो सकती है? इंसान का इस तरह से ट्रॉमेटाइज्ड होना तो मम डैड के एक्सीडेंट से रिलेट कर सकता है, पर फिर वो क्या था? इंसान का उस रात वाला ट्रॉमा, वो जो उस रात लगातार बोले जा रहा था, जिसमें मुझे उसने खुद से इतनी दूर धक्का दे दिया था, वो क्या था? पर कुछ तो बात है, जान पहले ऐसा नहीं था, एक्सीडेंट के बाद से वो ऐसा हुआ है। उसका मुझे इस तरह से खुद से दूर ढकेलना, मुझे वो दूर ऐसे कर रहा था कि जैसे कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो या फोर्स कर रहा हो किसी चीज को लेकर। वो क्या था? और वो एजेंट, उसका मर्डर, भला वो क्यों हुआ और किसने किया होगा? अगर वो जान का या मेरा दुश्मन था तो वो क्यों था? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है और किसी ने उसे क्यों मारा होगा? क्या हो सकता है? क्या वजह है इन सब की? ईबो के दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे थे। वो वही इन्हीं सवालों के घेरों में उलझा हुआ था।
हर सवाल के बाद एक सवाल और खुद ब खुद ही खड़ा होता जा रहा था और ईबो वही सारे सवालों के जवाब खुद में ही सोच रहा था कि क्या वजह हो सकती है, पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ईबो ऐसे ही अपने सवालों में खोया हुआ था कि तभी केबिन के गेट पर 2 भारी नॉक होते हैं और नॉक होने के बाद शुआन, जो कि बाहर ही था, वो अंदर आता है और अंदर आते हुए बोलता है, हे बडी, तुम ठीक तो हो ना? और जान कैसा है? ठीक तो है ना वो भी? जो कुछ भी हुआ वो सुना मैंने। क्या सच में उससे ही एक्सीडेंट हुआ है? और अगर उससे हुआ ही है तो उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? तुम्हें तो बताना ही चाहिए था ना। और तुमने उसकी कंप्लेंट फाइल की, उसे अरेस्ट करवाया और फिर खुद ही जाके उसकी बेल भी दे डाली। आखिर चल क्या रहा है डूड? कुछ समझाओगे? बताओगे कुछ? जिस पे ईवो, जो वहीं बैठा हुआ था और शुआन की बात शांति से सुन रहा था, वो अब जाकर बोलता है, वही सब चीज तो मैं भी समझना चाहता हूँ शुआन, पर समझ में आए तब ना। तुम भी समझना चाहते हो? मतलब क्या समझना चाहते हो तुम? मतलब ये शुआन, मैंने अपने असिस्टेंट को जान के बारे में जानने को कहा था, तो उसने मुझे एक वीडियो ला कर दी जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि जान ने ही वो एक्सीडेंट किया है, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, जिसके बेस पर मैंने जान को जेल भेज दिया। पर कल चैंग ने मुझे फिर से एक वीडियो दिखाई, जिससे मुझे पता चला कि वो वीडियो जो मेरी असिस्टेंट ने मुझे दिखाई थी वो फेक थी, टेम्पर्ड वीडियो थी वो। पर जब हम उस एजेंट के पास गए उस वीडियो के बारे में पूछने के लिए, तो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही मरा हुआ था। किसी ने उसका मर्डर कर दिया था हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही। उसके डेस्कटॉप में वो एडिटेड फेक वीडियो रखी हुई थी जो मुझे दी गई थी, जिसके बेसिस पे मैंने अपने जान को जेल भेज दिया था। तो ईबो, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। साफ साफ पता चल रहा है कि कोई जान को बेजोर फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। उसे फंसाया गया था और तुम्हें कम से कम एक बार तो क्रॉस चेक करना ही चाहिए था, ऐसा कोई वाइल्ड डिसीजन लेने से पहले। एक वीडियो के बेस पर जो कि फेक थी, तुमने उस पर कंप्लेंट कर दी, बिना कुछ सोचे बस उसको अरेस्ट करा दिया। मतलब हद हुई वो तुम भी। तुम्हें पता है तुमने जान को कितना हर्ट किया है? उससे जान कितना हर्ट हुआ होगा? सोचा है तुमने कुछ? शुआन बोलता है, जिसपे वो अपनी गलती मानते हुए कहता है, मुझे पता है शुआन, मैं जानता हूँ कि जान को मैंने बहुत हर्ट किया है। जान मेरी वजह से बहुत हर्ट हुआ है, पर मैं उस समय गुस्से में था यार। मेरे मॉम डैड की बात थी। मैं भी हर्ट था उस समय, खासकर तब जब मैंने उसमें जान को देखा। और जान ने भी तो उस समय कुछ नहीं बोला ना। उसके उलट तो उसने बस एक्सेप्ट कर लिया। उसे मना नहीं करना चाहिए था शुआन। उसे मुझसे कहना नहीं चाहिए था कि नहीं, मैं नहीं हूं। खुद ही सोचो, तुम खुद ही सोच कर बताओ। मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ में आया कि जान ने उस बात को एक्सेप्ट क्यों किया जब उसने वो कुछ किया ही नहीं था तो। और मेन बात उस वीडियो की, वो जान को फंसाना क्यों चाहता है? हाँ यार, ये बात तो सोचने वाली है कि जान ने एक्सेप्ट क्यों किया। जान को तो मना करना चाहिए था। और ऐसा कौन है जो जान को फ्रेम कर रहा है, और भला क्यों कर रहा है? वही तो मिस्टर शाओ, यानी कि जान के डैड। उन्होंने बताया था कि जान शादी से पहले ही किसी बात को लेकर डरा हुआ रहता था, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था, पूछने पर किसी को कुछ नहीं बताता था। क्या वजह हो सकती है शुआन? क्या सोचूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों डरता था वो? क्या वजह है उसके डरने की? डूड, ये सब तो तुम्हें जान से ही पूछना चाहिए। इन सब का जवाब उसी के पास है और वही तुम्हें दे सकता है, कोई और नहीं। उससे पूछोगे तो ही गुत्थी सुलझेगी, नहीं तो तुम भी उलझे रहोगे और तुम्हारा और जान का रिश्ता भी। और उधर जान परेशान होता रहेगा। इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम इस बारे में जान से ही सीधा बात करो, फेस टू फेस। हाँ, मैं करूँगा, मुझे करना तो है, पर अभी मुझे जान की मॉम और डैड जान से मिलने ही नहीं दे रहे, तो मैं कैसे कर सकता हूँ अभी?
इंतज़ार ही करना पड़ेगा। ईबो बोलता है, जिस पे शुआन कहता है, ये तो ऑब्वियस है ना यार, तुमने जान को जेल भेजा था, भूलो मत ये बात, और वो अभी ट्रोमा में है, थोड़ा टाइम दो, उसके बाद बात कर लेना। मैं भी यही सोच रहा हूँ। ईबो शुआन की बात पर एग्री करते हुए कहता है, और ऐसे ही ये दोनों एक साथ बैठे कुछ देर और बातें करते हैं। ईबो ने परसों की रात जो जनीलिया को बोला था वो शुआन को वो भी बताता है, जिस पे शुआन उसको बस इतना बोलता है कि छोड़ो मैन, इतना मत सोचो उसके बारे में, जो मेन मुद्दा है उस पर ध्यान दो, जान पर ध्यान दो, ना कि जनीलिया पर। वो जब नॉर्मल होगी तो खुद ब खुद ही आ जाएगी, अभी गुस्से में होगी वो। सही कह रहे हो। ईबो आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बजता है, मैसेज नोटिफिकेशन टोन, जिसका मतलब अभी करेंटली कोई मैसेज आया है। ईबो उस मैसेज बॉक्स को ओपन करता है तो देखता है कि वो मैसेज ल्यूमिन का था, जिसमें लिखा था, जान चैंग के साथ गोंगजाओ लेक के पास गया है, अगर मिलना है तो वहां जा सकते हो, पर ध्यान रहे जान को हर्ट नहीं होना चाहिए और कोई भी मीडिया वहां नहीं आनी चाहिए, समझे? मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात का तुम ध्यान रखोगे। जिस पे ईबो भी पहले ल्यूमिन को रिप्लाई देता है थैंक यू बोलकर, और फिर एक्साइटेडली चेयर से उठ जाता है और फिर बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसको देखकर शुआन जो वहीं बैठा हुआ था वो उसको बुलाते हुए पूछता है, अरे ईबो कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? अरे वही करने जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जान से मिलने। ओह अच्छा ठीक है। इतना बोल के वो वहां से बाहर निकल जाता है और उसके जवाब में शुआन सिर्फ ठीक है ही कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ हाउस में क्रिस्टल और ल्यूमिन। वी शाओ हाउस, क्यों जाने दिया तुमने जान को उस चैंग के साथ ल्यूमिन? तुम भूल गए क्या कि कल क्या हुआ था? कल पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया ने कितनी बुरी तरह से घेर लिया था उसे, जान से कितने ऊंचे ऊंचे सवाल पूछ रहे थे वो लोग, भूल गए क्या? जान कितना डर गया था, वो बेहोश तक हो गया था ल्यूमिन, और फिर भी तुमने उसे बाहर जाने दिया, ये जानते हुए कि बाहर मीडिया है जो उसी को ढूंढ रही है। वो सारे लोग हैं जो उसे देखना भी नहीं चाहते, उसके बावजूद तुमने उसे बाहर भेज दिया। क्यों ल्यूमिन, आखिर क्यों क्यों भेज दिया तुमने उसे बाहर? तुम ये बात क्या नहीं जानते ल्यूमिन कि जाने समय किसी से बात करने की हालत में भी नहीं है, फिर भी तुमने उसे जाने दिया? ऐसा तुम कैसे कर सकते हो ल्यूमिन, वो भी अपने ही बेटे के साथ? क्रिस्टल गुस्से में और परेशानी भरी आवाज में पूछती है, जिसका जवाब ल्यूमिन क्रिस्टल को बहुत ही शांति से समझाते हुए देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि क्रिस्टल इस समय जान को लेकर बहुत परेशान है। वो कहते हैं, और कब तक क्रिस्टल, कब तक तुम ऐसे ही जान को घर के अंदर बंद रखोगी? तब तक जान ऐसे ही शांत रहेगा? बताओ मुझे। अगर वो ऐसे ही शांत रहेगा तो क्या जो उसके साथ हो रहा है वो सब नहीं होगा, रुक जाएगा? जवाब दो। उसने खुद के अंदर जो सब कुछ छुपा रखा है उसे अपने अंदर से निकालना होगा क्रिस्टल, बाहर करना होगा वो हर एक बात, वो हर एक चीज। कब तक वो ऐसे ही भागता रहेगा? तुम खुद सोचो। आज तो तुम उसे छुपा लोगी, पर कल का क्या होगा? कल क्या करोगी तुम? और तुम्हें क्या लगता है, क्या ये वो गलत है? हाँ मानता हूं उसने कुछ गलतियां की है, पर कहां से? क्या उसमें कहीं जान की गलती नहीं है? क्या वो पूरी तरह से साफ है? क्या जान ने कभी उससे कुछ भी बताया? कभी भी जान ने ईबो के सामने अपनी बात रखी? नहीं, कभी नहीं। जान ने अपनी बात कभी ईबो के सामने नहीं रखी क्रिस्टल, कभी भी नहीं। उसने हमेशा अपने अंदर सब कुछ दबा के रखा है। आखिर क्यों? या शांत रहने से, चीजों से दूर भागने से, उसको फेस करने की बजाय उससे डरने से मुश्किलों का हल निकलता है क्या क्रिस्टल? बताओ मुझे। नहीं ना क्रिस्टल, जान को अपने अंदर की बातें बाहर निकालनी होंगी, उनको दबाने से कुछ हासिल नहीं होगा।
जैसे आज तक नहीं हुआ है। तभी हमारा बेटा जिस मैस में फंसा है उससे बाहर निकल पाएगा, अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ खुशहाली से जी पाएगा। नहीं तो नहीं हो पाएगा क्रिस्टल। जान अलग परेशान होता रहेगा और ईबो अलग। दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों को साथ रहने की ज़रूरत है। साथ रहने से, साथ मिलकर काम करने से परेशानियां सॉल्व होती हैं। अलग रहने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मुश्किलें बढ़ती हैं, रिश्तों में दूरियां आती हैं, प्यार खत्म हो जाता है। उससे बदतर कुछ नहीं होता। मैंने जान को चैंग के साथ इसीलिए भेजा है कि मेरा बेटा अब इस गिल्ट में और ज़्यादा ना उलझे, बल्कि इसका सामना करे, लड़े इससे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बात सिर्फ एक्सीडेंट की नहीं है, ये उससे बहुत बड़ी बात है। और इससे मुझे या तुम्हें नहीं, बल्कि जान और ईबो को खुद लड़ना होगा, वो भी एक साथ मिलकर। इसीलिए अपने बेटे का साथ दो, उसके पैर की बेड़ियां मत बनो। क्रिस्टल ल्यूमिन के समझाने पर थोड़ा शांत तो हो जाती है, पर अभी भी उसके मन में हलचल सी मची हुई थी। पर फिर भी वो बात को समझते हुए बोलती है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। फिलहाल के लिए तो मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, पर अगर मेरा बेटा फिर से जरा भी परेशान हुआ ना तो फिर देख लेना। क्रिस्टल की इस धमकी पर तो ल्यूमिन चकल कर देते हैं और फिर अपनी वही स्ट्रिक्ट आवाज में बोलते हैं, और कितना परेशान होगा हमारा बेटा क्रिस्टल। इतना तो हो गया है, ट्रोमेटाइज्ड है, जेल चला गया, मर्डर करार हो गया। और क्या होना बचा है? कुछ बचा भी है क्या? हमारे बेटे की नियति में झेलना और गिल्ट ही लिखा था, जो वो झेल रहा है। पर अब नहीं, अब जब लड़ना लिखा है तो वो लड़ेगा। इस बार लड़ने की बारी आई है तो तुम उसे घर में छिपा कर नहीं रख सकती क्रिस्टल। और इस डर से तो बिल्कुल भी नहीं कि मीडिया क्या करेगी, कैसे सवाल पूछेगी। समझी? इस बार उसे लड़ने दो, लड़ने दो उसे अपने डर से, लड़ने दो उसे खुद के लिए, लड़ने दो उसे ईबो के लिए, लड़ने दो उसे उन दोनों के रिश्ते के लिए। क्योंकि अब उसका लड़ना जरूरी है। हमने अपने बेटे को लड़ना सिखाया है क्रिस्टल, उसे छुप के डर के घर के अंदर बैठना नहीं। तो उसे लड़ने दो और बस उसका साथ दो, वही उसे चाहिए और कुछ नहीं। ल्यूमन की बात सुनकर क्रिस्टल उनकी बात पर हामी तो भर देती है, पर उसे फिर भी कुछ संदेह होता है, जिससे वो ल्यूमन को सस्पिशियसली देखते हुए बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, पर मेरी एक बात आप ही बहुत अच्छे से सुन लो ल्यूमन, और समझ भी लो कि मैं अपने बेटे को ईबो के पास दोबारा नहीं भेजूंगी। और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं खुद श्योर ना हो जाऊं कि जान मेरा सेफ है उसके साथ। ठीक है? खैर छोड़ो, वो सब बात छोड़ो। तुम मुझे दूसरी बात बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ जानते हो ल्यूमन, जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता क्रिस्टल, मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा बेटा उस गलती का शिकार बना है जो उसने कभी किया ही नहीं है। ल्यूमन बोलते हैं, जिस पर क्रिस्टल कंफ्यूजिंगली सवाल पूछते हुए बोलती है, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो ल्यूमन? तुम्हारे ऐसे कहने का क्या मतलब है? पर ल्यूमन बस बहुत हो गया बोलकर बात खत्म कर देते हैं। कहते हैं कि उन्हें ऑफिस जाने में लेट हो रहा है और बस वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद ल्यूमन वहीं साइड से ऑफिस का बैग उठाते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं क्रिस्टल बस ल्यूमन को जाते हुए देखती है और अपने मन में ही कुछ सोचते हुए बोलती है, ये दोनों बाप बेटे पता नहीं क्या छुपा रहे हैं। इतना बोलने के बाद क्रिस्टल भी वापस अपना काम करने किचन में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गोंगजाओ लेक पे चैंग और जान दोनों ही गोंगजाओ लेक पर पहुंच गए थे, जिसके बाद ये दोनों ही उस लेक के थोड़ा और करीब जाने लगते हैं। और वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहां पहले से ही कोई मौजूद था। उस पर्सनैलिटी को देखकर जान को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती कि वो शख्स कौन है। वो वही अपनी सॉफ्ट सी आवाज में उस तरफ देखते हुए बोलता है, ईबो। जिसपे ईबो, जो वहीं लेक की तरफ मुंह किए हुए खड़ा हुआ था और इन लोगों के वहां पहुंचने का इंतजार कर रहा था, वो जब महसूस करता है कि पीछे कोई है जो उसका नाम बोल रहा है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है
और पीछे मुड़ते ही वो अपने सामने जान को देखता है। जान, उसका जान। फाइनली उसने अपने जान को देख ही लिया। इस 3 दिन 12 घंटे 15 मिनट और 3 सेकंड के बाद फाइनली उसने अपने जान को देख ही लिया, वो भी इस तरह से, सारी परेशानियों से दूर। वो कैसे जिया है इतने दिन इस प्यारे से चेहरे और इस आवाज़ को सुने बिना, ये सिर्फ वही जानता है। के लिए जीना मुश्किल हो रहा था, सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था बिना इस सामने खड़े हुए शख्स के। जान की ये प्यारी सी आवाज़ सुनकर, उसका ये प्यारा सा चेहरा देखकर फाइनली उसके दिल में एक सुकून वाली फीलिंग आती है, जो जाने कब से उसके पास से गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सदियां बीत गई हैं, जान को देखे हुए, जान को सुने हुए, जान से मिले हुए। वो जो इतने दिन से अकेलापन महसूस कर रहा था, वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही बस गायब हो गई थी। वो जान को अपने सामने देखता है तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और बस भाग के जाके सीधा जान को अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे जान एक कदम हल्का सा पीछे हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही फोर्सली जाके उससे गले से लगा था। और वहीं वो उसको ऐसे ही अपनी बाहों में भर लेता है, एकदम टाइटली, जैसे वो दोबारा उसको खुद से दूर कभी नहीं जाने देना चाहता। जिसके बाद वो बस एक ही शब्द बोलता है, मुझे माफ कर दो जान जान, मुझे माफ कर दो जान जान, मुझे माफ कर दो। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। माफ कर दो माय लव, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। वहीं जान जो बिल्कुल म्यूचुअल फीलिंग महसूस कर रहा था, वो जब ईबो की अपोलॉजी वाली आवाज सुनता है तो वो दर्द और गिल्ट से और भी ज्यादा भर जाता है। उसके हाथ बस खुद को रोक नहीं पाते और वो वहीं पीछे से ईबो के कंधे पर चले जाते हैं। धीरे धीरे वो भी ईबो को हक कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में समाकर एक दूसरे के अकेलेपन को कुछ देर के लिए ही सही, पर एक दूसरे से दूर कर रहे थे। वो एक दूसरे की गर्माहट को महसूस कर रहे थे, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों ही अपनी सराउंडिंग को पूरी तरह से भूल गए थे। एकदम साइलेंस जोन क्रिएट हो गया था वहां पर उनके लिए। वहीं पर चैंग जो वहीं जान के बगल में खड़ा हुआ था, वो जब देखता है कि इन लोगों को एक दूसरे के हक से बाहर आने का कोई इरादा नहीं है, तो वो आइज रोल करते हुए बोलता है, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो काम की बात कर ले, मेरे पास अभी और भी बहुत काम है। जिस पे ही वो जो जान को अपनी बाहों में भरे हुए था, वो चैंग को ग्लेयर करते हुए देखता है। वहीं जान अब खुद को ईबो की बाहों से दूर करते हुए बाहर आ जाता है। इसके बाद चैंग ईबो को शामिल करते हुए जान से पूछता है, तो जान, क्या अब हम बात कर सकते हैं? जिस पे जान चैंग की बात सुनता है तो थोड़ा हिचकिचाने लगता है, जिसको देखकर चैंग और ईबो दोनों साफ समझ जाते हैं कि जान हिचक रहा है, उसे हिचकिचाहट हो रही है। तो वो उसको समझाते हुए बोलता है, देखो जान, आखिर कब तक तुम इसको अपने अंदर ऐसे ही दबा के रखोगे? ये तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला बना रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? आखिर कभी ना कभी तो हमें इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी ना, तो फिर आज ही क्यों नहीं? देखो जान, तुम्हारा बोलना हमारे इस केस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ कुछ बोलो, बोलने की कोशिश करो, ज़रूरी है। चैंग जान को कन्विंस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद ईबो कंटिन्यू करता है, मैं जानता हूँ कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, पर जान, क्या मैं ये भी डिज़र्व नहीं करता कि मैं अपने मॉम डैड के बारे में ही जान सकूं, यही जान सकूं कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम तीनों वहाँ उस स्पॉट पे एक साथ कैसे पहुँचे? क्या मैं ये भी जानना डिज़र्व नहीं करता जान? तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमारी शादी से पहले इतना डरे हुए क्यों रहने लगे थे? ऐसी क्या बात थी जिसने तुम्हें इतना परेशान करके रखा हुआ था? जान, ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से तुम इतना परेशान रहने लगे थे कि तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, लॉक कर लिया था? प्लीज जान, हमें बताओ, कुछ तो बताओ। मुझे और अपने आप को खुद से दूर मत करो जान, खुद को अंधेरे में मत रखो, मुझे अंधेरे में मत रखो।
अगर तुम मुझसे अपने हस्बैंड की तरह नहीं बता सकते तो कम से कम मुझसे तो बता सकते हो ना, जिसने अपने मॉम डैड को खोया है। मैंने अपने प्यार को, अपने मॉम डैड को खोया है जानसान। मेरा जानने का हक बनता है। मैं जानना चाहता हूँ सच क्या है, कहाँ से शुरू हुआ ये सब। प्लीज मुझे बताओ। बोलो जान, बोलो। तुम्हारे बोलने पे ही सब कुछ टिका हुआ है। प्लीज अब तो कम से कम मत चुप रहो। ईबो की बात सुनने के बाद जान, जो अभी तक नर्वस फील कर रहा था, वो चैंग और ईबो की तरफ देखता है, जो उसी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे उसके कुछ बोलने का। तो उनको देखकर वो फाइनली एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। मेरी कार हिट होने के बाद मैं बेहोश हो गया था। मुझे बस उसके शुरू का पता है कि मैं बार में अपने दोस्त यूबिन के साथ गया था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता चला था जिससे मुझे बहुत बुरा लगा था, और उसी की वजह से मैं बाहर गया था। पर क्या जानजान, क्या हुआ था? क्या हुआ, बोलो। ईबो थोड़ा पेशेंसली सवाल करता है, क्योंकि वो भी देख रहा है कि सामने जान कितना स्ट्रगल कर रहा है। जिस पे जान ईबो का सवाल सुन के ईबो की तरफ देखता है और फिर सामने लेक की तरफ देखता है। अपनी आप बीती, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वो सब वो ईबो और चैंग के सामने बताना शुरू करता है, एक गहरी सांस के साथ। उसकी आवाज में इस वक्त एक भारीपन था, और अपनी भारी आवाज के साथ अपने जिंदगी की किताब का वो पन्ना ईबो और चैंग के सामने खोलने की शुरुआत करता है। मैं अपनी जिंदगी में खुश था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सब होते हैं, अपने मॉम डैड और अपने एक दोस्त के साथ। आई वॉज हैप्पी, लाइक रियली, जैसे एक कॉलेज स्टूडेंट होता है। फन, स्टडी, पढ़ाई। तभी एक अनजान शख्स आया, जो धीरे धीरे आकर मेरी जिंदगी में जगह बनाने लगा। मुझे लगने लगा कि वो शख्स शायद मेरा अच्छा दोस्त है, और आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्त से बढ़कर बनता जा रहा था। वो मेरे दिल में जगह बनाने लगा था। मैं उसके साथ खुश होने लगा था, क्योंकि उसका साथ मुझे पसंद आने लगा था। पर कहीं ना कहीं दिल में एक डर भी था, कहीं वो मेरी फीलिंग्स के साथ खेल ना रहा हो, क्योंकि वो मेरी तरह मेरे जैसा नहीं था। उसकी जगह अलग थी, उसकी सोसाइटी अलग थी, उसका रहन सहन, हर एक चीज़ अलग था। वो सब मुझसे बहुत अलग था, सब कुछ अलग था। वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, एक रिच लड़का, और मैं क्या, मैं एक मामूली टैक्स पेइंग मिडिल क्लास एम्प्लॉय का बेटा, जो कि कर्जे में था। मैं जब भी रात के वक्त लेटता था तो खुद में यही डिसाइड करता था, पूरी तरह से सोच लेता था कि मैं उससे दूर रहूंगा, अब उसके और ज़्यादा करीब नहीं जाऊंगा। पर सुबह होते ही मैं सब कुछ उल्टा करने लगता था। रात की बात सब भूल जाता था, रात गई बात गई। मैं क्या करता, मेरा दिल मानता ही नहीं था, क्योंकि जब वो मेरे सामने आता था तो मुझे वही खुशी वाला एहसास होने लगता था। मैं चाह कर भी उससे दूर नहीं जा पा रहा था, भले ही कुछ भी सिचुएशन आती थी। पर मैं जब भी उस शख्स के पास रहता था तो मैं अपने आप को सेफ महसूस करता था। वो मेरे लिए मेरा सेफ जोन था। पर नहीं, शायद मैं गलत था, क्योंकि जो जगह सेफ थी वो जगह धोखे से भरी हुई थी। मुझे लगता था कि वो शख्स अच्छा है, अलग है, पर वो अलग नहीं था। वो भी उन्हीं लोगों की तरह था जिनसे मैं डरता था,
उस शख्स ने भी अपनी चीज़ पाने के लिए वही रास्ता चुना जिससे मुझे डर और नफरत थी। क्रिस्टल और ल्यूमिन दोनों ही डाइनिंग टेबल पर डिनर कर कर अपने कमरे में जाने लगते हैं और बेडरूम में पहुंचते ही ल्यूमिन क्रिस्टल से सवाल करते हुए बोलते हैं, अच्छा किया तुमने उसे ये बता दिया कि उसकी शादी किससे हो रही है। पर क्या ये बात छुपानी सही होगी कि उस लानवांगीबो ने फोर्स किया है हमें? मतलब अगर कभी ना कभी जान को पता चल गया कि उसकी शादी कैसे हुई है तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? पर अगर हमने जान को ये बात बता दी कि ईबो ने हमें फोर्स किया है उसे शादी करने के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इस शादी के लिए मान जाएगा? तो क्या पता वो ना माने। अगर वो नहीं माना और शादी नहीं हुई तो तुम जानते हो ना वांग समय बर्बाद कर देंगे। और अगर मान जाता है और शादी कर लेता है तो इस बात को जानने के बाद तुम्हें क्या लगता है वो ईबो को एक्सेप्ट कर लेगा? तुम भी जानते हो ऐसा नहीं होगा। तुम भी जानते हो अपने बेटे को ल्यूमिन। तुम्हारी नौकरी चली गई थी ल्यूमिन। हम पे कर्जा आ गया है। हम कर्जे में हैं। अगर ऐसे सिचुएशन में हमने कुछ गलत फैसला ले लिया तो मुश्किल कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। समझो ये बात। क्रिस्टल ल्यूमिन को चिंता भरी आवाज में समझाते हुए बोलती है, जिस पर ल्यूमिन क्रिस्टल से वापस पूछते हैं, तो क्या जानसान से ये बात छुपानी सही होगी क्रिस्टल? जिस पर क्रिस्टल ल्यूमिन को वापस से समझाने की कोशिश करते हुए बोलती है, तो इसके अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं ल्यूमिन? तुम भी जानते हो कि अगर हमने जानसान को बता दिया तो क्या होगा। ल्यूमिन इतना तो हम जान ही चुके हैं कि वो लड़का ऑब्सेस्ड है जान से। वो कुछ भी करके बाय हुक और बाय क्रोक जान से शादी कर ही लेगा, उसको अपना बना ही लेगा। हम कब तक लड़ेंगे अकेले उससे ल्यूमिन? वो किसी भी कीमत पर उससे शादी करेगा और उसने ये बात पहले से ही बोल रखी है। फिर चाहे इसमें हमारी रजामंदी हो या ना हो। क्या तुम जानते हो कि उसका आउटकम क्या निकलेगा? उसके आउटकम में वो वांग्स, वो लानवांगीबो, वो हमें बर्बाद कर देंगे। और ल्यूमिन तुम ये कैसे भूल सकते हो कि वो ने कुछ दिन पहले हमें क्या धमकी दी थी? ल्यूमिन हम जान को उससे दूर नहीं रख सकते। वो जान को किसी भी तरीके से पा ही लेगा। इसका मतलब जानते हो ना? इससे अच्छा तो यही होगा ना कि बिना हम जान को बताए, बिना जान को पता लगे हुए हम अपना मन मार के ही सही पर ईबो से उसकी शादी करवा दे। वही जरूरी है तो हम वही करवा देते हैं ना। इससे कम से कम जान तो खुश रहेगा ना ल्यूमिन। हमें वही चाहिए। कम से कम इसी वजह से वो खुद को समझा लेगा कि उसके मॉम डैड ने उसके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढा है। और मुझे एक बात का तो पूरा भरोसा है उस ईबो को देखकर कि वो जान को खुश रखेगा। पर झूठ के बेसिस पर भी तो उसकी शादी नहीं चलेगी ना क्रिस्टल। सोचो अगर शादी के बाद जान को इन सब के बारे में पता चला तो क्या होगा? क्रिस्टल की बात पर ल्यूमिन आर्ग्यू करते हुए बोलते हैं, जिस पर क्रिस्टल वापस से बोलती है, और उसे ये बात बताएगा कौन ल्यूमिन? बेहतर होगा कि हम ये बात अपने तक ही सीमित रखें और जान को इस बारे में भनक तक नहीं लगने दें। यहाँ बेहतर यही होगा ल्यूमिन कि हम ये बात अपने तक ही सीमित रखें और उसे इस बात की भनक भी ना लगने दें। जान को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए ल्यूमिन कि ईबो ने हमें ब्लैकमेल किया है इस शादी के लिए, और ये मैरिज कोई मर्जी से नहीं बल्कि फोर्स्ड मैरिज है। नहीं तो जान हर्ट होगा। एंड प्लीज ल्यूमिन मुझ पर भरोसा करो, विश्वास करो कि ईबो अच्छा लड़का है। मैंने उसकी आंखों में देखा है उसका डेस्परेशन जान के लिए। वो जान को खुश रखेगा ल्यूमिन। हमारा जान उसके साथ खुश रहेगा। समझो मेरी बात, विश्वास करो मुझ पे। क्रिस्टल ल्यूमिन को समझाते हुए बोलती है, जिस पे ल्यूमिन भी कुछ नहीं बोलते। वो बस क्रिस्टल की बात पर हामी भरते हुए नोट करते हैं और एग्रीमेंट में सिर्फ ठीक है बोलते हैं। वो दोनों इसी बात को लेकर गहरी सोच में थे, आपस में ही बातचीत कर रहे थे, पर उन्हें इस बात का ध्यान नहीं होता
कि उन दोनों के अलावा इस घर में एक और शख्स भी है जो फ्रीली कहीं भी घूम सकता है, जान, उनका खुद का बेटा। उन दोनों की ये बातें बाहर खड़ा जान साफ साफ सुन रहा था। वो हर एक बात बिल्कुल क्लियरली सुन रहा था जो उसके मॉम डैड कर रहे थे, जिसको सुनकर उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो एक कदम पीछे हट जाता है, पर वो वहाँ उन दोनों से कुछ बोलता नहीं है। वो तो ज्यादा देर तक वहाँ रुकता भी नहीं है। वो तो बस सीधा भागकर वापस अपने रूम में आ जाता है और अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर लेता है और वहीं नीचे जमीन पर गेट से अपनी पीठ टिकाए बैठ जाता है और चेहरे को घुटनों और हाथों के बीच में छुपा लेता है और बस सब सोचने में लग जाता है। वो सब सोचता है जो आज तक उसके साथ हुआ। ईबो के साथ उसकी वो पहली मुलाकात, उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग, ईबो के साथ बिताए उसके वो सारे पल, मॉम डैड का वो चेहरा जब वो किसी बात को लेकर परेशान होते थे और जब वो उनसे पूछता था तो उसको बस फेक स्माइल करके टाल देते थे। परेशानी की कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। उससे वो सब कुछ छुपा लेते थे। वो ये सब सोचता है, हमने तुम्हारी मैरिज फिक्स कर दी है, हमने तुम्हारी मैरिज फिक्स कर दी। वो आज ये सब कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में भी वो कुछ देर पहले वाली ब्लैकमेलर की बातें भी याद आ रही थी, जो उसने उसे आज बोला था। वो डम्मी का सर कटा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और साथ ही गूंज रही थी ईबो की और उसके मॉम डैड की वो सारी बातें। पहले मैं कुछ खा ली थी ना, नहीं माने से दूर रहने। जान का इस समय सांस लेना तक भारी हो गया था, दिल पे जैसे उसके बोझ सा आ गया था। ये सब उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, वो इसीलिए क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। सब पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं, सबको पता नहीं उसे क्या चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि वो सुकून से जिए, सब बस उसे मारना चाहते हैं। हर कोई बस उसको परेशान करने में लगा हुआ है। पता नहीं उसने किसी का क्या बिगाड़ा है, हर कोई बस उसको परेशान करने में लगा हुआ है। वो बस फंस गया है, पता नहीं कैसे बस वो फंस गया है और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे निकले इन सब के बीच से। क्या गलती है, गलती भी नहीं पता है, बिना गलती की ही सजा मिल रही है। नहीं, बिना तो नहीं है, कोई ना कोई गलती तो जरूर की है, तभी तो उसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है। ईबो जिसको वो अपना सेफ जोन समझता था, एक अच्छा इंसान समझता था, अपना दोस्त समझता था, ये शायद उससे भी बढ़कर समझता था। उसने उसके मॉम डैड को फोर्स किया, उसने भी वही किया जिससे वो भाग रहा है, डर रहा है। उसने भी उसके मॉम डैड को फोर्स ही किया है, ब्लैकमेल किया है। वो भी किस लिए? सिर्फ उसे शादी करने के लिए। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका असर क्या पड़ेगा। उसने भी वही किया जो वो ब्लैकमेलर कर रहा है। पर वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर उसे ऐसे कुछ करना ही था तो उसके लिए उसे फोर्स करने की क्या जरूरत थी, वो भी उसके मॉम डैड को? क्या उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो बिना फोर्स किए मॉम डैड का दिल जीत लेता, मुझे जीत लेता? पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो डरपोक है, कायर है, वो डरता है। उसने भी तो वही रास्ता चुना जो उस ब्लैकमेलर ने चुना। एक जान को ब्लैकमेल कर रहा है और दूसरे मॉम डैड को। और उसमें और ब्लैकमेलर में क्या अंतर? और उससे भी बड़ी बात तो ये कि इतने दिन से उसके मॉम डैड इस बात को लेकर परेशान है और उसे तो इस बात की कोई भनक भी नहीं लगने दी। उसके मॉम डैड ने भी इतने दिन से उससे ये बात नहीं बताई, छुपा के रखा, उसको अंधेरे में रखा। और अब पता भी चला तो ऐसे जान वहीं बैठा ये सब सोचते सोचते वहीं अपना मुंह छुपाए रोने लगता है। अपनी किस्मत पे रोता है, उसे कोसता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्त से ज्यादा उसके लिए फील करने लगा था, पर उसने क्या किया? उसने भी उसे धोखा दिया। उसने उसके मॉम डैड को फोर्स किया, ब्लैकमेल किया। वो ये कैसे कर सकता है? कैसे?
से भी तो तुम कह सकते थे। मुझसे क्यों नहीं कहा? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या डिफरेंस हुआ फिर तुम में और उस ब्लैकमेलर में? तुम भी तो वो एक ही है ना जो वो कर रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? सब एक जैसे हो, सबके सब एक जैसे हो, सबके सब एक जैसे हो। मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करूंगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों क्यों हो रहा है? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? क्यों कर रहे हो सब लोग मेरे साथ ऐसा? मुझे सुकून से जीने दो, जीने दो मुझे सुकून से। मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी जिंदगी वापस चाहिए। मैं अब क्या करूं? कैसे निकलूं? कैसे निकलूं इन सब से? क्या करूं? ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है और इसी बात को लेकर वो और ज्यादा परेशान हो रहा है। एक तरफ मॉम डैड को ईबो फोर्स कर रहा है और दूसरी तरफ ये ब्लैकमेलर जान को। अगर उसने मॉम डैड को मना कर दिया तो उसके मॉम डैड पर मुसीबत आएगी। पता नहीं ईबो उसकी फैमिली के साथ क्या करेगा। और अगर उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो वो ब्लैकमेलर कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि उसने सन को बोल रखा है। नुकसान पहुंचा सकता है जैसे कि उसने धमकी दे रखी है। कैसे बचूं? क्या करूं? मैं कैसे बचूं? किससे बात करूं? मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं कैसे करूं? मैंने किसी से भी कुछ बताया तो वो ब्लैकमेलर से हर्ट करेगा। मेरी वजह से वो ब्लैकमेलर से हर्ट करेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मेरी वजह से कोई हर्ट नहीं होगा। मैं उस ब्लैकमेलर का तो भी कुछ नहीं कर सकता, पर मैं ईबो से जरूर सवाल पूछ सकता हूँ और मैं वो जरूर करूंगा। पूछूंगा मैं उससे कि उसने ऐसा क्यों किया उसने ऐसा। अगर उसे मुझसे शादी ही करनी थी तो वो सीधा रास्ता भी तो चुन सकता था ना। उसने सीधा रास्ता क्यों नहीं अपनाया? सीधा आके बोलता। पर ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें इसका जवाब देना होगा ईबो, तुम्हें मुझे इसका जवाब देना होगा। तुम ऐसे ही मुझसे शादी नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मुझे देना होगा। कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। इंसान अपने ही डिलेमा में था। वो परेशान था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका सर इस समय बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उसने एक बात तो सोच लिया था कि वो ईबो से इस बात को लेकर बात जरूर करेगा। पर कैसे? फोन से? हाँ, फोन से बात। फोन से। वो जमीन से उठता है और पॉकेट से फोन निकालता है, जिसके बाद वो ईबो को 2-3 बार कॉल करने की कोशिश भी करता है, पर ईबो वो फोन नहीं उठा रहा था। वो 2-3 बार ट्राई करता है, 4-5 बार ट्राई करता है, पर एक बार भी उसका फोन नहीं उठ रहा था, जिस पर जान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसका सर इस समय भारी हो गया था। ईबो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब क्या करूं मैं? कल बात करूंगा, पूछूंगा जरूर उससे कि ऐसे क्यों किया उसने। मुझे जवाब चाहिए और तुम्हें इसका जवाब देना होगा ईबो। तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा मुझे। मैं तुमसे इस बात का जवाब लेके रहूंगा। पर फिलहाल के लिए वो कुछ पल का सुकून चाहता था इन सब से। वो इन सब से दूर जाना चाहता था, कुछ देर के लिए ही सही। बस वो इस घुटन भरे माहौल से बाहर निकलना चाहता था, चैन की सांस लेना चाहता था। इसलिए वो बस अपने आंसुओं को पोंछता है और बाथरूम में जाकर फेस पर पानी के 5 बार छप्पे मारता है और फिर बाहर आकर मुंह पोंछकर रेडी हो जाता है और फिर रूम से निकलकर नीचे जाकर डैड के कार की चाबी लेता है
जिसके बाद बिना अपने मॉम डैड को बताए बस बाहर जाकर डैड की कार उठाता है और यूबिन के घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद जान फाइनली यूबिन के घर पहुंच भी जाता है। जैसे कि इस वक्त रात का समय था, यूबिन के घर भी इस वक्त सब सोने के लिए चले गए थे। इसीलिए जान कार में बैठे हुए ही यूबिन को कॉल करके गेट ओपन करने के लिए बुलाता है, जिससे यूबिन नीचे आकर गेट ओपन करता है। और यूबिन जैसे ही देखता है कि जान अपने डैड की कार लेके आया है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है और उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, हे डूड, आज तुम अपने डैड की कार लेके आए हो। वाह, कूल हाँ। वैसे मैंने आज तक तुम्हें तुम्हारे डैड की कार चलाते हुए नहीं देखा। आता वाता है भी कि बस ऐसे ही ले आए? एक्सीडेंट वैक्सीडेंट करने का तो इरादा नहीं है ना? शट अप यूबिन। जिस पर जान जिसका भी मजाक करने का कोई भी मूड नहीं था, वो यूबिन की बात पर इरिटेट होते हुए बोलता है, शट अप यूबिन, ज्यादा बकवास मत करो। मुझे आता है कार चलाना, बस मैं चलाता नहीं हूँ वो बात अलग है, क्योंकि मुझे बस में ट्रैवल करना ज्यादा अच्छा लगता है। एनीवे, क्या तुम फ्री हो अभी? हाँ, क्यों? बस मुझे कहीं घूमने का मन हो रहा है। चलो कहीं चलते हैं। जान शांत मन से बोलता है, जिस पे यूबिन भी जान का फेस देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो भी उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे आइडिया देता है। अच्छा ठीक है, चलो ग्रेस पब चलते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए वहाँ गए, तुम्हारा भी मूड थोड़ा लाइट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। जिसके बाद यूबिन ऊपर जाकर रूम से अपना जैकेट उठाता है, वॉलेट लेता है और बाहर आके जान की कार में बैठ जाता है। और फिर वो दोनों ही ग्रेस पब के रास्ते अपनी कार मोड़ लेते हैं। पर उन दोनों में से किसी को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी कि कोई है जो उन पर नजर रखे हुए है। वो शख्स ब्लैक कार के अंदर बैठा हुआ था, ब्लैक मास्क लगाए हुए था और ब्लैक ही हुडी पहने हुए था, जो बहुत ही देर से जान के पीछे था और उसकी कार को फॉलो कर रहा था। वो शख्स अपने साइड की सीट से फोन उठाता है और किसी को फोन लगाता है। दूसरी तरफ से एक आवाज आने से पहले ही वो बोलना शुरू कर देता है। वो बोलता है, वो लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ कहीं जा रहा है, मैं उसका पीछा करता हूँ, तुम उनको मेरी लोकेशन पर भेजो। इतना बोलने के बाद वो शख्स फोन को अपने कान से हटा देता है और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। और उसके बाद वो वैसे ही जान और यूबिन को फॉलो करने लगता है। जहाँ जहाँ जिस जिस मोड़ पे वो लोग मुड़ रहे थे, उस तरफ वो कार भी मुड़ रही थी। पर जान और यूबिन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और एंड में आते आते वो उस पब के पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क कर देते हैं। वहीं पीछे वो शख्स भी अपनी ब्लैक कार को वहीं खड़ी कर देता है और फिर से वही फ़ोन उठाता है और नंबर डायल करके कॉल कान पे लगा लेता है। और बिना सामने वाले का रिस्पॉन्स आए वो पिछली बार की तरह ही पहले बोलता है, वो दोनों ग्रेस पब आ गए हैं, उन्हें भी यहीं बुला लो। और हाँ, प्लान बी भी रेडी रखना। वैसे तो हम इसे यहाँ से भागने नहीं देंगे, पर अगर ये भागने में किसी भी तरह से कामयाब हो जाता है तो हम प्लान बी को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तब तक मैं उस पर नज़र रखता हूँ। इतना बोलने के बाद वो एक बार फिर से कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और कार से बाहर आ जाता है। सो आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं। और अब बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। और हाँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर बोरिंग लगा हो तो मुझे मारिएगा मत। अब ये ऐसा ही है, इसमें थोड़ा रोने वाला था तो मैं क्या करती। मतलब ठीक है, थोड़ा रोना रोना हो गया और शायद मैंने चीज़ों को खींच भी दिया, पर ठीक है ना। थोड़ा बहुत आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को ईबो को सफ़र करता हुआ देखना है, तो थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना। सोचो, क्रिस्टल जान को लेके चली गई तो ईबो कैसा फील करेगा, कुछ तो उसको बुरा सा लगेगा ना। और फिर फेंशिंग को भी वापस लाना था और फिर काफ़ी चीज़ें करनी थी, तो ये पार्ट ज़रूरी था। बाकी प्लीज़ थोड़ा संभाल लेना। और अगर मुझे आपको गालियाँ देनी ही हो
तो थोड़ा कम दे देना, मतलब दे देना लेकिन इतना ज़्यादा मत देना ना, थोड़ा कम ही देना। बाकी ठीक है, जैसा भी लगा हो पार्ट बताइएगा ज़रूर। और हाँ, तो अब जान का पीओवी शुरू होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि जान के पीओवी में क्या है ऐसा? कुछ प्रेडिक्शन हो तो उसे ज़रूर लिखिएगा, हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे। और जैसा भी लग रहा हो, जो भी आपकी फीलिंग्स हो नॉवल को लेके, उसको भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले अपडेट में। जैसा भी लगे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा हो, आप इसे एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बाकी का हाँ, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मुझे आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करनी है, जिसमें से पहली तो मैंने पहले ही कर दी थी, और दूसरी ये है कि मेरे पास 2 न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। एक काम करते हैं, पहले गुड ही बता देते हैं, उसके बाद बैड बताएंगे ना। तो गुड न्यूज़ ये है कि मैंने गिल्ड की पूरी बुक लिखकर ख़त्म कर दी है। फाइनली मेरी गिल्ड की बुक ख़त्म हो गई है। और बैड न्यूज़ ये है कि अब मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं। कोशिश करूँगी कि मैं बीच में एक आध दो आधा पार्ट डाल दूँ, बाकी मैं इस तरह से तो पोस्ट नहीं ही कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई थोड़ी टफ है। प्रोफेशनल कोर्स है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बाकी ठीक है, जो भी है जैसा भी है, बस यही है कि मेरे एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं और लगभग 1 से 1.5 महीना मैं बिज़ी रहने वाली हूँ। तब तक मेरा चैनल तो एक्टिव रहेगा, मतलब कुछ रील्स, वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा, लेकिन प्रॉपर स्टोरीज तो इस तरह से मुझे लगता है कि थोड़े टाइम बाद ही पड़ेगी। उसके बाद फिर हम लोग मिस्ट चलाएंगे और एक नई स्टोरी शुरू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है गिल्ट और अनग्रेडेड में। तो बस अगर एग्ज़ाम नहीं आता तो शायद अभी ख़त्म हो जाता, लेकिन अब मेरा एग्ज़ाम आ गया है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। सोचा कि आप लोग को प्रॉपर एक तरह से बता के जाऊँ, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो गए। बाकी मेरे साथ बने रहिएगा, पुराने वीडियोस देखते रहिए, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मुझे ऑल द बेस्ट ज़रूर बोल दीजिएगा मेरे एग्ज़ाम्स के लिए, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। ओके, बाय बाय।